थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फॉर टू ट्राइंगल्स, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगेगा? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी के कितने क्राइटेरिया होते हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से एक क्राइटेरिया होता है आपका साइड साइड साइड, या तो तीनों साइड इक्वल है एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से, है ना, या फिर दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, या फिर दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, है ना, या फिर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये 4 क्राइटेरिया होते हैं किसी भी कॉन्ग्रुएंसी के। अब आप देख लो कौन सा क्राइटेरिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि दो एंगल है और इंक्लूडेड साइड है एक ट्राइंगल की, इक्वल है दो एंगल और इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। यानी कि मेरे पास अगर दो ट्राइंगल है, ठीक है, तो इन्होंने बोला है इसके दो एंगल और इन दो एंगल की इंक्लूडेड साइड, यानी ये वाली, ऐसे इसके भी दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड, दो एंगल जिनकी इंक्लूड साइड ये है, जैसे ये दो एंगल इनकी इंक्लूड साइड ये है, तो इसके ये दो एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। तो यानी कि जब दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल होती है तो कौन सा क्राइटेरिया बताया मैंने, एंगल साइड एंगल का, तो ये वाला क्राइटेरिया इसमें लग रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एंड AEFG आर टू पैरेललोग्राम। इन फिगर में ABCD और AEFG ये पैरेललोग्राम्स गिवन है आपको। एंगल C आपको 60 दिया, AEF आपको फाइंड करना है। तो देखो कि ये बाहर भी एक पैरेललोग्राम है और एक छोटा वाला पैरेललोग्राम है ना, और आपको एंगल C यानी कि ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है और आपको AEF निकालना है। तो यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आनी चाहिए। जैसे ये एक बड़ा पैरेललोग्राम है, तो अगर ये एंगल पता है तो इसका ये वाला एंगल भी तो पता चल जाएगा। कोई भी पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल, अगर ये वाला एंगल है तो इसके बराबर होगा, है ना, वैसे ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 है तो इस पूरे बड़े वाले पैरेललोग्राम में एंगल ए पता चल जाएगा, एंगल ए भी 60 हो जाएगा। अब ये एंगल ए बड़े वाले पैरेललोग्राम में भी और छोटे वाले में भी है ना, छोटे में भी तो है। तो एंगल ए हमें मिल गया, अब इस छोटे वाले का एंगल ए मिल चुका है, तो इसका निकालना कौन सा है, एंगल ई निकालना है आपको। तो ई निकालने के लिए अब ये छोटे पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ये एंगल पता है और ये निकालना है तो एडजेसेंट एंगल है ना, ये एक ही साइड में बने हैं ना दो एंगल, तो इनको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, बट एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, जैसे एक ही साइड पे जो दो एंगल बनते हैं, ये वाला या ये वाला, ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है ना। तो हम बोलेंगे ए अगर मिल गया छोटे वाले का तो ये निकालना है, तो ये वाला पैरेललोग्राम लेंगे आप, और हमें ये पता है तो ये निकल जाएगा। इनका सम 180 होता है, एडजेसेंट है क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे बने ना। तो एंगल ए और AEF इनका सम 180 है। तो ए आपको मिल चुका है बड़े वाले से, वो रख दिया। AEF आपको निकालना है, तो AEF निकालने के लिए 60 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस होकर आपको क्या मिलेगा, 120 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, AEF कितना आ जाएगा, 120, जो कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रूट ऑफ A प्लस बी रूट A माइनस रूट बी आपको फाइंड करना है, क्या आएगा इसका आंसर। तो देखो रूट A प्लस रूट बी और रूट A माइनस रूट बी, कुछ लग रहा है ना आइडेंटिटी बन रही है, इसको
एक्स मान लो इसको वाई, तो आइडेंटिटी बन रही है आपकी एक्स प्लस वाई, एक बार प्लस में और एक्स माइनस वाई है। और ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी की ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, यही तो होती है आइडेंटिटी। तो यानी अब यार एक्स का स्क्वायर यानी एक्स तो ये है, इस पे स्क्वायर लगा दो, ये वाई है वाई पे स्क्वायर लगा दो। अब किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसमें से रूट हट जाता है, क्योंकि सेम रूट दो बार खुलेगा तो इसमें से रूट हट जाएगा, इसमें से रूट हट गया ए, ऐसे ही सेम रूट है दो बार खुलेगा तो बी आ जाएगा। तो इसका आंसर ए माइनस बी आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसका आंसर, ए माइनस बी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज द पिक्चर ऑफ एन आइसक्रीम कोन। ये आइसक्रीम कोन है, इसकी रेडियस आपको 4 दी हुई है कोन की, और हाइट भी दी हुई है 15। आपको बोला है कि आइसक्रीम सेलर इसको 1/4 एम्प्टी रखना चाहता है। मतलब ये कोन है, जितना भी इसका वॉल्यूम आएगा उसका 1/4 एम्प्टी है। कुछ कोन का मतलब आइसक्रीम इसके अंदर डली है, तो यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना है ना आपको। और बोला है कि एम्प्टी कितना है, ये 1/4 है। तो इन्होंने पूछा है वॉल्यूम एम्प्टी पार्ट का कितना आएगा, तो आपको एम्प्टी पार्ट 1/4 पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बना चुके हैं, 11 to 20 और सेक्शन बी के क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम। तो 1 to 10 आप जाके चेक कर लेना प्रीवियस पार्ट में, एंड आगे के क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोन का एम्प्टी पार्ट निकालना है। तो पहले आप पूरे वॉल्यूम को निकाल लीजिए इस कोन के। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का पता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसका 1/3 कर दो। ठीक है, तो सिलेंडर का आपको याद रखना पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, तो 1/3 कर देते तो कोन का आ जाता है 1/3 पाई आर। कितना दिया इस कोन का रेडियस, पहले आप पूरा वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो और फिर उसका एम्प्टी पार्ट निकालोगे बाद में। तो रेडियस कितनी है 4 और हाइट है 15, दोनों सेंटीमीटर में है, तो ये इस फॉर्मूले में रख दो। रेडियस की जगह 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, हाइट 15 है। अब 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, और इंटू 15 साथ में 1/3, 3 से 5 कट गया, 16 5 जा 85, 80 पाई। ठीक है, ऑप्शंस में आपको पाई दिया हुआ है ना, तो आप पाई को खोलने की खास ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़। ये आपका पूरी कोन यानी आइसक्रीम कितनी है अंदर, कोन के अंदर 80 पाई। अब इन्होंने बोला कितना पार्ट एम्प्टी है, तो आपको एम्प्टी का वॉल्यूम निकालना है। तो एम्प्टी पार्ट पूरे, ये पूरा वॉल्यूम आया है ना, ये तो पूरा वॉल्यूम आया है, तो इसका 1/4 एम्प्टी है। तो जितना भी पूरा वॉल्यूम है उसका 1/4 निकाल लो। तो 1/4 निकालोगे तो ये 420, 20 बाई इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किस किस को ये आंसर समझ आ गया कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस दिस 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 देन इट इज ऑफ द फॉर्म। तो एक लीनियर इक्वेशन के 3 सोल्यूशन दिए आपको, -2 2 0 0 2 -2। तो जैसा कि आपको इन पॉइंट्स को देखकर ही पता लग रहा है, जितना एक्स है उतना ही तो वाई है, हर बार एक्स वाई के इक्वल है। बस एक अंतर है कि एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव है, और एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव है। जब भी पॉइंट्स दिए हो, आगे वाला पॉइंट एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है ना, ये तो सबको पता है। तो आपको यहाँ से इन सारे पॉइंट से पता क्या चल रहा है कि सारे पॉइंट ना, जितना एक्स आ रहा है ना उतना ही वाई आ रहा है। बस अंतर क्या है कि एक्स हमेशा वाई का नेगेटिव आ रहा है, ये तो डिफरेंस है। एक्स जो है वो वाई का नेगेटिव आ रहा है, तो यानी ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, है ना, एक्स वाई का नेगेटिव है। तो एक्स अगर वाई का नेगेटिव है तो ये माइनस वाई को इधर लेके आओ, तो एक्स प्लस वाई, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई 0, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी एक्स प्लस वाई, ये तो वाई माइनस एक्स बराबर 0 है, एक्स प्लस वाई, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये एक्स वाई ये वाला पॉइंट ले लो, मान लो इसको इस इक्वेशन में पुट करो वाई माइनस एक्स में। तो वाई कितना है आपका इस वाले पॉइंट, अगर -2 और 2 को और देखूँ मैं अगर, तो ये एक्स है और ये वाई है ना। तो वाई माइनस एक्स में आप रखो, वाई कितना है 2, और ये माइनस फॉर्मूले का, और एक्स में भी माइनस है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, क्या ये 4 आया, जबकि यहाँ तो इन्होंने 0 दिया है, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि ये इसका आंसर नहीं है। ऐसी इस पॉइंट को ही इसमें भी रख के देख लो, इसमें भी रख के देख लो, इसमें भी रख के देख लो। अगर लेफ्ट राइट के इक्वल आ रहा है तो यानी कि ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। बट हमें तो ऐसे ही डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये एक्स वाई दोनों बराबर ही तो है हर बार, तो हमने सीधा ही पता लगा लिया। नहीं तो
नहीं तो एक और तरीका जो मैंने अभी बताया आपको, ये कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ये वाला मत पकड़ना, ये वाला पकड़ना, क्योंकि 0 0 से पता नहीं चलता। ये वाला पॉइंट ले लो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई एक्स की जगह पुट कर दो, और राइट हैंड साइड के अगर इक्वल आया तो ये सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये ही इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इनमें से कौन सा है जो स्टैटिस्टिकल डाटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं होता। तो जो बार ग्राफ होते हैं वो तो आपको पता है ना, क्या बनते हैं बार ग्राफ में, तो रेक्टेंगल्स बनते हैं। हिस्टोग्राम में भी क्या बनते हैं, रेक्टेंगल्स बनते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन में क्या होता है, देखो बार ग्राफ में तो हम ऐसे ऐसे करके क्या बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं ना, और बॉक्सेस बना के बस गैप छोड़ देते हैं इन बॉक्सेस के बीच में, ये बार ग्राफ होते हैं। और जो हिस्टोग्राम होते हैं इनमें भी बॉक्सेस ही बनते हैं, बस अंतर इतना होता है कि इन बॉक्सेस के बीच में गैप नहीं छोड़ते हैं, यूं यूं करके इसके बॉक्सेस ऐसे बनाते जाते हैं। क्लास इंटरवल जब दिए होते हैं तो हिस्टोग्राम बनते हैं, बट जब क्लास इंटरवल नहीं दिए होते तो बार ग्राफ बनते हैं। तो ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और पॉलीगन, पॉलीगन भी देखो, पॉलीगन में भी यही होता है कि इस पॉइंट में कितना, कौन सा पॉइंट आया है, इस पॉइंट में कितना पॉइंट आया है, इस पॉइंट में कितना पॉइंट है, फिर हम उसका ऐसे ग्राफ बना देते हैं। तो ये सब तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे बार ग्राफ बोले, चाहे हिस्टोग्राम बोले, चाहे पॉलीगन बोले। तो इसमें से कौन सा है जो नहीं है, इन्होंने बोला नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता। टैली मार्क्स तो जस्ट मार्क्स होते हैं ना, जो आप बनाते हैं। वो एक नंबर है फ्रिक्वेंसी का तो एक लगाते हो, 2 नंबर है तो 2। टैली मार्क्स तो जस्ट नंबर है, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। टैली मार्क्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बाकी सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर फ्लावर बेड आर 5, 8 एंड 11। आपको एक ट्रायंगुलर फ्लावर बेड है, उसकी साइड दी हुई है 5, 8 और 11। आपको एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको साइड दी है किसी भी ट्राइंगल की, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी साइड दी होती है ना ट्राइंगल्स की, तो एरिया निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत बार बता रखा आपको। तो आपको साइड दे रखी है एक ट्राइंगल की, तीनों साइड दी हुई है 5, 8 और 11। तो सबसे पहले हीरोन फॉर्मूला के लिए हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पहले पेरीमीटर निकालो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी मतलब आधा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइडों का टोटल कर दो, तो ये तो पेरीमीटर आ गया, और फिर उसका आधा कर दो। ठीक है, तो इन सबको प्लस करोगे तो 24 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 12। तो ऐसा आपका 12 आ गया, सेमी पेरीमीटर 12 आ गया। अब एरिया निकालने के लिए जब भी ट्रायंगल की साइडें दी हो ना, तो इसी तरीके से हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देना, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना आया 12, यहाँ रख दिया। एस माइनस ए, एस क्या है 12, और ए क्या है फर्स्ट साइड 5। फिर एस माइनस बी, एस क्या है 12, 12 में से 8 माइनस कर दो। फिर एस 12 है, 12 माइनस सी 11। ठीक है, अब 12 एस टी, इसको माइनस करो 7, इसको माइनस करो 4, इसको माइनस करो 1, और ये सारे यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, तो यानी मल्टीप्लाई है इस सब में। अब देखो रूट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा इनके सबके प्राइम फैक्टर्स कर लो। तो 12 के प्राइम फैक्टर करने तो आते हैं 2 2 जा 4, 3 12, और 7 तो अपनी टेबल पे आता है। 4 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 एंड 1 तो लिखो या मत लिखो। ठीक है, अब रूट के अंदर जब प्राइम फैक्टर हो जाते हैं ना, तो एक एक पेयर में से, जैसे ये दो बार है ना, तो एक पेयर है, पूरा पेयर है, तो इसमें से एक ही बार 2 बाहर निकल जाएगा। ऐसे ये भी पेयर में है, तो इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। बट ये सिंगल सिंगल है, तो ये पेयर में नहीं है ना, तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे। तो ये 3 7 21 रूट के अंदर ही रहेगा। जो पेयर में होते हैं वो तो उनमें से एक बाहर निकल जाता है, और जो पेयर में नहीं होते हैं, सिंगल होते हैं, तो उनमें वो अंदर ही रहते हैं, तो वो रूट एज इट इज लगा रहता है, तो मल्टीप्लाई हुए अंदर। 2 2 जा 4 और रूट 21, 4 विदाउट रूट है और ये रूट है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा। तो इतना आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सारी चीज़ें मीटर में थी ना, तो इसलिए मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हीरोन फॉर्मूला किस किस को समझ आ गया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैलकुलेशंस पार्ट बस ध्यान से करना, ये आपको रूट को कैलकुलेशंस करनी है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एसर्शन रीजन। पैरेलल लाइंस आर दोज विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस वो होती है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये तो पढ़ा ही आपने, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, ये तो ठीक बोल रहे हैं।
तो पैरेलल लाइन कैसी होती है? अगर पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आ गई तो क्या बोलते हो आप? टू लाइंस विच नेवर मीट, या नेवर इंटरसेक्ट, तो इनको पैरेलल लाइन कहते हैं। टू लाइंस विच नेवर मीट या नेवर इंटरसेक्ट, तो यही बोल रहा है कि पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। यस ट्रू है, एजर्शन आपका ट्रू है ना, एजर्शन ठीक कह रहा है कि कभी भी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरा रीजन बोल रहा है पैरेलल लाइन कैन बी टू और मोर लाइन, पैरेलल लाइन टू और टू से ज़्यादा भी हो सकती है। तो पैरेलल लाइन टू और मोर लाइंस भी तो हो सकती है, जरूरत तो ना टू ही लाइन पैरेलल होंगी, तीसरी लाइन भी तो आ सकती है पैरेलल। तो पैरेलल लाइन तो टू और टू से ज़्यादा भी हो सकती है, रीजन भी ठीक ही बोल रहा है ना। दो ही तो ना हो सकती है, टू और मोर लाइंस विच नेवर मीट, ऐसे भी तो बोल सकते हो आप। तो पैरेलल लाइन ऐसा नहीं है दो ही होंगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। तो रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, बट इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि पैरेलल लाइन ये इसको थोड़ा ना बता रहा है कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो एज जस्ट ठीक है दोनों स्टेटमेंट, बट कॉज ठीक नहीं है, इसका रीज़न ठीक नहीं है। तो जब सिर्फ ठीक होते हैं तो ऑप्शन डी वाला ठीक होगा, एजर्शन रीज़न करेक्ट है, बट रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अगर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री जीरो है। तो देखो पॉलिनोमियल कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कैसा नहीं है, जीरो, मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल बनाओ जिस जो कांस्टेंट हो। तो वैसे तो पॉलिनोमियल कैसा होता है, ए एक्स पे एन पावर, फिर ए एक्स पे एक पावर कम कर दो, है ना, एक्स पे एक एक पावर, मतलब ए एक्स है ना, फिर बी एक्स की पावर एक कम हो जाती है, फिर सी, फिर एक्स की पावर एक और कम हो जाती है। तो पहले अगर 5 थी तो फिर 4 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, एंड कर करके लास्ट में डी जो कांस्टेंट आता है उस पर एक्स की पावर 0 हो जाती है। जब भी कांस्टेंट आता है, अगर मान लो सी के बाद ही कांस्टेंट आ जाता तो इसमें एक्स की पावर लास्ट में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी को तो कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो ये पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जब एक्स की पावर 0 हो। तो इन्होंने यही बोला कि अगर पॉलिनोमियल जस्ट कांस्टेंट टर्म वाला है, यानी कि एक पॉलिनोमियल तो लीनियर होता है, जब ए एक्स प्लस बी होता है ये लीनियर होता है ना, ये तो सबको पता है। जब पावर एक होती है एक्स की, जब पावर मैक्सिमम 2 होती है एक्स की, ये वाला मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जब एक्स की पावर 3 होती है मैक्सिमम, चाहे एक एक फिर कम होती जाए, सी पे एक कम, फिर डी पे लास्ट में देखो ये क्यूबिक होता है, ये तो सबको पता होगा। अब अगर ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसमें एक्स की कोई पावर ही नहीं है, यानी कि जस्ट कांस्टेंट टर्म है, तो मान लो कांस्टेंट टर्म मान लो पी है उसके अंदर, तो ये पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म ही तो है, कोई एक्स की पावर तो नहीं है। और जब कांस्टेंट टर्म होता भी मैंने पहले बताया आपको, एक्स की पावर 0 होती है कांस्टेंट टर्म में, क्योंकि वो एक्स है ही नहीं, तो यानी एक्स की पावर 0 है ना। तो यानी कि इन्होंने यही बोला है कि कांस्टेंट अगर पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें कोई कॉफिशिएंट एक्स नहीं होगा, एक्स या वाई कुछ भी नहीं होगा, जस्ट कांस्टेंट होगा, पी बी कुछ भी, है ना। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बना दिया, बट ये 0 नहीं है, यानी यहाँ की 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, 2 होगा, 5 होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। जैसे 2x+5 में ये तो ये तो विदाउट, ये तो एक्स वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, बट आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो 5। तो यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो एक्स की पावर 0 है ना। तो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होते हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इनमें इनमें डिग्री 0 होती है। यस, एक्स की कोई पावर है ही नहीं, एक्स की पावर 0 है, तो डिग्री एक्स की पावर को ही तो क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है एक्स की, उसको डिग्री कहते हैं। अब यहाँ एक्स की कोई पावर ही नहीं है, तो डिग्री इसकी कितनी है, 0। जबकि लीनियर में डिग्री कितनी थी, 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी थी, मैक्सिमम पावर 2 थी, और क्यूबिक की डिग्री कितनी थी, 3 थी। बट कांस्टेंट है तो उसमें एक्स की पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। यस, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो एजर्शन बिल्कुल ठीक कह रहा है ना, एजर्शन की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन कह रहा है पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। यस, आपने पढ़ा हुआ है, 2 टर्म होती है अगर किसी पॉलिनोमियल में तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, 3 होती है तो ट्राइनोमियल कहते हैं, है ना। तो एक ही टर्म होती है तो मोनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ तो 2 टर्म है, तो यानी कि बाइनोमियल है ये। तो यस, रीजन भी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि 2 टर्म्स को बाइनोमियल कहते हैं। बट बाइनोमियल कहते हैं, इसका इससे तो कोई कनेक्शन नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है, ऐसा तो कुछ कनेक्शन नहीं है। तो जस्ट दोनों ठीक है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका आंसर भी बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए सेक्शन बी पे आते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को लाइक कीजिए।
फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं प्लेलिस्ट सेक्शन डाल दूंगी, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है या फिर मिड टर्म क्वेश्चन पेपर्स है उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम डीओई का सैम्पल पेपर कर रहे हैं जो ऑफिशियली रिलीज हुआ है, तो उसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी तरह से करना है। सेक्शन बी के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है आपको 3, 5, 9, 13 और आपको इसके सारे एंगल्स निकालने ही, तो छोटा सा बच्चा भी कर लेता है इस क्वेश्चन को। तो बताइए आप कमेंट करके मुझे कितने कितने एंगल्स आएंगे इसके निकल के। तो जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल होता है इसका मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड बनती है जब, है ना, तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसको चार साइड बना लो, ए बी, ये ध्यान रखना ए बी सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली चलना है। ऐसे नहीं कि आप ए बी सी यहाँ लिख के डी यहाँ लिख दोगे, गलत हो जाएगा। ए बी सी डी ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली। अब आपको इसके एंगल्स का रेशो दिया, ध्यान रख दो, कभी कभी साइड का रेशो बोलते हैं, अभी एंगल्स बोला है तो एंगल्स तो यहाँ होते हैं ना इसके यहाँ पे। तो ए बी सी डी का रेशो दिया है 3, 5, 9 और 13। जब भी कोई रेशो दिया हो ना, चाहे साइड का चाहे एंगल्स का, तो आप क्या करते हो, आप इसको 3x मान लेते हो, इसको 5x, इसको 9x, इसको 13x। तो ऐसे रख लो, 3x, ये 5x, ये 9x और ये 13x, ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली चलना है। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी डी, इन चारों का सम कितना होता है 360। ट्राइंगल होता है तो 180, क्वाड्रिलेटरल है तो 360। एंगल ए की जगह 3x रख लो, इसकी जगह 5x रख लो, इसकी जगह 9x रख लो, इसकी जगह 13x रख लो, इक्वल टू 360। अब आप इसे सॉल्व करो, सारे एक्स एक्स वाले टर्म है तो जुड़ जाएंगे ना, सारे के सारे एक्स है, लाइक है। 3, 5, 8, 9, 17 और 30x हो जाएगा, इक्वल टू 360। एंड एक्स निकालना है तो ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट गया, 12। अब एक्स नहीं निकालना आपको, आपको तो ये सारे एंगल्स निकालने हैं, ए बी सी डी। तो आपको एंगल ए निकालना है तो वो कितना है 3x, 3x का मतलब एक्स कितना आया आपका 12, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 36 आ जाएगा। ऐसे ही एंगल बी निकालो, ये 5x है तो 5 को x मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर एंगल सी निकाल लो, वो 9x है, 9 इंटू एक्स, एक्स कितना है 12, 12 9 जा 108। एंगल डी निकाल लो, एंगल डी कितना है आपका 13x। ठीक है, 13x, एक्स कितना आया 12। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 36, 3 12 156। तो एंगल डी आपका 156 आ जाएगा। तो ये सबके आंसर्स आने चाहिए, कमेंट करके बताइए इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। एक लाइन है पी ओ क्यू, इसमें एक रे ओ एस स्टैंड कर रखी है, उसके अलावा एक ओ आर रे है और एक ओ टी रे है, 3 रे है इस लाइन पे। और आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस, कौन कौन से, ओ आर और ओ टी एंगल बाइसेक्टर है पी ओ एस और एस क्यू। क्योंकि ओ आर तो बाइसेक्टर बोला है, ओ आर पहले है ना, ओ आर तो पी ओ एस का बाइसेक्टर है और ओ टी जो है वो एस ओ क्यू का बाइसेक्टर है। और आपको पी ओ एस एक्स दी हुई है और आर ओ टी आपको निकालनी है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। तो देखो एक्स कौन सा दिया हुआ है, पी ओ एस, पी ओ एस यानी पी ओ एस का मतलब ये पूरा एक्स दिया हुआ है आपको, ये पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है ये। तो पूरा पी ओ एस एक्स दिया हुआ है, पी ओ एस। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, ओ आर जो है किसका बाइसेक्टर है, पी ओ एस का। ओ आर पी ओ एस का बाइसेक्टर है। तो कोई भी एंगल का, मान लो ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। एंगल का बाइसेक्टर क्या, ये बाइसेक्टर है ना, तो इस एंगल के दो इक्वल हिस्से होंगे, यानी 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, या फिर पूरे ये 1 जो है पूरे का आधा हो जाएगा, है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। तो अगर ये पूरा एक्स है तो ये वाला
ये वाला ये इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर बोला है इस वाले एंगल का, बड़े वाले एंगल का। तो अगर ये इसके बराबर है तो ये निकालना है ना क्वेश्चन में, तो पी ओ आर नहीं आर ओ टी निकालना है, आर ओ टी। आपको ये वाला एंगल निकालने को बोला है, तो ये वाला एंगल आर ओ टी जो निकालना है आपको, आर ओ टी वो एंगल 1 और 2 से मिलके बना है मान लो। तो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, आपको एंगल 1 चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं इस साइड को अभी फिलहाल इस साइड को नहीं देखते, सिर्फ इस साइड को देखते, तो एंगल 1 इस एक्स का आधा हो जाएगा, क्योंकि ओ आर क्या है, बाइसेक्टर है ना किसका, ओ आर बाइसेक्टर इस एक्स एंगल का। तो एक्स का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ओ आर बाइसेक्टर किसका है, पी ओ एस का, यानी कि पी ओ एस एक्स है। तो जो आपका, वैसे तो ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, ये दोनों आधा हो जाएंगे एक्स के, बट हमें ये वाले की ज़रूरत है। तो एंगल 1 हाफ हो जाएगा एक्स का, क्योंकि ये पूरा एक्स है, तो ये दोनों हिस्से बराबर है, तो ये वाला हिस्सा इस पूरे एक्स का आधा हो जाएगा, है ना। सेम ऐसी दूसरी साइड से क्या है, ये वाला इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, ओ टी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एस ओ क्यू को, ओ टी एस ओ क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये एक्स है तो सोचो ये कितना होगा, ये 90 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स होगा ना, ये वाला हिस्सा अगर एक्स है, ये वाला पूरा, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स, ये पूरा। तो ये पूरा क्या था, एक्स था, तो ये 180 माइनस एक्स है। तो एंगल 2 सिमिलरली एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर सोचो एक लाइन में ये एंगल एक्स है, तो ये कितना आएगा, ऑब्वियसली दूसरा वाला 180 में से एक्स माइनस करके आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बनाएगा, तो ये 180 माइनस एक्स होगा। तो एंगल 2 का हाफ हो जाएगा 180 माइनस एक्स का, क्योंकि ओ टी भी बाइसेक्टर लिख लेना आप, ठीक है। तो आर ओ टी एंगल 1 यानी हाफ एक्स से बना है, और साथ में हाफ 180 माइनस एक्स से बना है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, हाफ एक्स, हाफ को पहले 180 से मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई हो तो 90, और फिर हाफ एक्स से होगा तो माइनस हाफ एक्स, हाफ एक्स से हाफ एक्स कट गया, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 90। तो यानी आर ओ टी जो आपको निकालना था वो 90 आ जाएगा। किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ नहीं करना आपको, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पहले आपको ये मान लो थोड़ी देर के लिए, एक ट्राइंगल के एक लाइन के अंदर दो एंगल थे, एक एक्स था और ये 180 ये एक्स होगा, तो ये ऑब्वियसली 180 माइनस एक्स हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने कहा एक्स का बाइसेक्टर खींच दिया, तो एक्स का बाइसेक्टर खींचा तो इसके दो हिस्से आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। आपको इसकी ज़रूरत है, इस वाले हिस्से की, तो आपने इस हिस्से को, अगर ये पूरा एक्स है तो ये हाफ एक्स हो जाएगा। ऐसे इस वाले 180 माइनस एक्स का भी बाइसेक्टर खींच दिया, तो आपको इधर वाला हिस्सा नहीं चाहिए, आपको ये वाला हिस्सा चाहिए। तो ये पूरे 180 माइनस एक्स के करीब पूरा है, तो ये भी ये वाला हिस्सा हाफ 180 माइनस एक्स हो जाएगा नहीं, ये वाला। अब आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक का निकालने को बोला है, तो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे ये 90 आ जाएगा। तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ 3 कॉन्करेंट लाइन्स है पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ सच दैट ओ एफ बाइसेक्ट एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ एफ 35 है, बी ओ सी ए ओ डी आपको निकालना है। डायग्राम बनाइए। तो ए बी सी डी ई एफ 3 लाइनें दी है, ए बी सी डी और ई एफ, ये 3 लाइनें और कॉन्करेंट लाइन से, कॉन्करेंट लाइन का मतलब समझ गए, तीनों का 3 लाइनें जब सेम पॉइंट पे से पास होगी, यानी ये लाइन कॉमन पॉइंट आ जाएगा इनका, है ना, इनको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। तो तीनों का देखो कटिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम होता है 3 लाइन का या ज़्यादा लाइन्स का, तो सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, सेम ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो इतनी सी कॉन्करेंट है। यस। अब आपको ये वाला एंगल 35 दिया है, निकालना क्या है, देखो बी ओ सी कौन सा है, बी ओ सी, ये वाला निकालना है आपको। और क्या निकालना है, ए ओ डी ये वाला।
तो एक तरह से ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको पता है दो इंटरसेक्टिंग लाइन में वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है। अगर ये दो इंटरसेक्टिंग है तो इसका ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट, है ना। ये तो सबने पढ़ा होगा। तो अगर मान लो ये दो इंटरसेक्टिंग है बी ए और ई एफ, वैसे तो तीनों ही इंटरसेक्टिंग है, बट आपको ए बी और ई एफ में ये वाला एंगल पता है ना 35 है, तो आप पहले ए बी और ई एफ ले लो। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये 35 इसके बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले, तो ये एक्स कितना आ जाएगा 35 वर्टिकली अपोजिट से। अब मेरे को ये नहीं निकालना, मुझे तो निकालना ये वाला है। अब तुम्हें ये वाला निकालना है ना, ये दोनों वैसे तो ये वाला देखो इन दोनों इंटरसेक्टिंग से बन रहा है, तो जितना ये आएगा उतना ये भी आएगा, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्टिंग है ना, ये वाला और ये वाला बराबर है वर्टिकली। बट ये ये तो नहीं निकल पाएगा। हाँ ये निकल जाएगा। लीनियर पेयर कोई बना रहा है? नहीं, एक्स तो निकल गया ना 35। यस, और भी कुछ भी है। अच्छा, बाइसेक्ट भी बोला है, ओ एफ बाइसेक्ट बी ओ डी, ओ एफ बाइसेक्ट बी ओ डी। अच्छा, ये वाली लाइन बी ओ डी को बाइसेक्ट कर रही है। यस, तो ये 35, तो ऑब्वियसली ये भी 35 ही हो जाएगा। इसको वाई मान लो थोड़ी देर के लिए, तो वाई इक्वल टू 35 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ओ एफ क्या कर रहा है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या करता है किसी भी ट्राइंगल में, ये बी ओ डी का बाइसेक्टर है ना, तो बी ओ डी का बाइसेक्टर अगर ये, तो ये जितना हिस्सा यहाँ होगा उतना यहाँ भी होना चाहिए। इसको वाई माना तो ये वाई 35 आ जाएगा। तो ओ एफ बाइसेक्टर, इसलिए वाई 35 आ गया। जितना ये आएगा वाई, है ना, उतना ही तो ये भी आएगा, ये भी 35 आ जाएगा, ये भी वाई के बराबर है। तो वाई भी निकाल लिया हमने 35 और एक्स भी निकाल लिया। अब आपको देखो, ये अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो ये एक लीनियर पेयर नहीं बन रही पूरा, ये लाइन क्या बना रही है, लीनियर पेयर नहीं, एंगल इन अ लाइन। तो अगर मैं बीसी लाइन सी डी लाइन को देखूँ, सी डी लाइन है ना, सी डी लाइन में ये तीन एंगल बन रहे हैं, एक्स वाई और ये वाला एंगल, एक्स प्लस वाई प्लस ए ओ डी, ये तीन एंगल बन रहे हैं। इक्वल टू कितना होगा एंगल इन अ लाइन 180। एक्स भी मिल गया 35, वाई भी मिल गया 35, ए ओ डी निकाल लो, ए ओ डी इक्वल टू 180। तो 35 70 प्लस ए ओ डी इक्वल्स टू 180। अब ए ओ डी आप निकालोगे तो 180 में से 70 को माइनस कर देना, 110। और जितना ए ओ डी आएगा, अभी मैंने आपको बताया जितना ए ओ डी आएगा उतना ही तो सी ओ बी भी आएगा, वर्टिकली अपोजिट। तो ए ओ डी बराबर बी ओ सी 110। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसे करके आप ये सारी निकाल सकते हो। किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया? देखो, ये 35 था तो ये वर्टिकली अपोजिट एक्स बराबर हो जाएगा। इसके अलावा ये आपको बोला है कि ये बाइसेक्टर है, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। इसको थोड़ी देर वाई मान लो, तो वाई भी 35 के इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। अब आप लीनियर पेयर चाहे यहाँ से ले लो, लीनियर पेयर नहीं सॉरी, चाहे लाइन को, सीधी लाइन को इधर से ले लो, इन तीनों का सम 180, चाहे इस साइड से ले लो, तो ये निकल जाएगा और जितना ये आएगा उतना ये आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। तो ऐसे करके ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, इसके सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को लाइक कर दीजिए एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये डीओई का क्वेश्चन पेपर है, इसे भी आपको अच्छी तरह से करना है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन बी और सी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डी और ई को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कर दीजिए। बाकी क्वेश्चन 23 और 24 तो आप खुद भी कर सकते हो, थ्योरम्स है, ठीक है। यूक्लिड का 5th पोस्टलेट याद कर लेना, जितने भी पोस्टलेट होते हैं यूक्लिड के वो सारे आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन क्या है, सी आपका ए और बी के बीच में कि ए सी बी सी के इक्वल है, आपको प्रूव करना है ए सी हाफ ऑफ ए बी है। तो ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ आपको।
तो देखो आपको बोला है कि सी ए बी लाइन के बीच में है, सी कहाँ है, ए बी लाइन के बीच में है, बिटवीन बोला है। और ऐसे है कि ए सी बी सी के इक्वल है, ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ए सी बी सी के इक्वल है। अब आपको ये दिया ही है ए सी बी सी की, और आपको पता है पूरी ए बी किससे बनी है, पूरी ए बी ए सी और बी सी को मिला के बनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपको गिवन था, आप लिख सकते हो ए सी ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। अब ए सी और बी सी तो बराबर है, तो आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, ए सी चाहिए और ए बी चाहिए, तो बी सी को आपको हटाना है ना। तो ए सी और बी सी क्योंकि बराबर है, तो आप इस बी सी की जगह भी क्या लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो यहाँ से। तो ए सी डबल ए सी हो गया, क्योंकि आपको बी सी नहीं चाहिए था प्रूफ में, है ना। तो आपने इस बी सी को हटाने के लिए बी सी को भी किसके इक्वल कर दिया, ए सी के। अब ए सी निकालना है, तो ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के हाफ बन जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो यही तो प्रूफ करना है आपको, है ना। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट बताइए क्या होता है, कमेंट करके बताइए यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट। तो देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट होता है यूक्लिड का, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। तो ये आप लिख लेना पोस्टलेट 5। अगर एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करेगी, तो जो इंटीरियर एंगल सेम साइड पे बनते हैं वो लेस देन 2 राइट एंगल होते हैं हमेशा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पोस्टलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये आपकी थ्योरम है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। और ये सारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो सबको बनाना आता होगा, आप खुद ट्राई कीजिए सेक्शन बी और सी को। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सोल्यूशन करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का, एंड इससे प्रीवियस पार्ट में आपको सेक्शन ए के और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लेना, इन सब का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।